नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज हम फिर से आपका आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, जो पीछे के जो टेस्ट पेपर हैं वो भी आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। और जो ये जो टेस्ट पेपर, नया टेस्ट पेपर जो है ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और आप अपने आप को जज ज़रूर करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ नहीं है। इसीलिए हम बार बार आपके लिए जो वो टेस्ट पेपर लगा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके किस सेक्शन में और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट हुए हमारा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट पेपर। देखिए, एनी हु Any who is an Indian citizen can stand as a candidate in the Lok Sabha election. His age must be not less than. कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र इससे कम नहीं होनी चाहिए। कितने से? 18 साल से, 25 साल से, 35 साल से या नन ऑफ दिस। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है उसकी उम्र जो है वो 25 ईयर्स जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रोट द फेमस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान वंदे, राष्ट्रीय गान नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या ऋषिकेश मुखर्जी। बताइए कौन है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यात करता है चाय का, कॉफ़ी का, गेहूं का या नन ऑफ दिस। तो ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यात करता है आपका कॉफ़ी का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से जो है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो जाने जाते हैं। अब देखिए आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए स्टेट। इनमें से कौन सा एक स्टेट नहीं है? झारखंड, गोवा, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड आपका एक स्टेट है, गोवा आपका एक स्टेट है, मुंबई मुंबई नहीं है, महाराष्ट्र जो है वो आपका एक पूरा स्टेट है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एक सिटी आता है। तो एक राज्य जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पौधे में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण, प्लाज्मा के कारण, क्लोरोफिल के कारण या सेंथोफिल के कारण। तो पौधों में हरे रंग की जो मौजूदगी है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए HIV क्या है? फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है, HIV जो है वो आपका वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु संक्रमण है जो कि मतलब फैलती है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द जाइलम इन द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, आहार के परिवहन के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड के परिवहन के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी के परिवहन के लिए। तो पौधों के अंदर जो जाइलम है जो वो पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय एंड्रस्ट हेग्ड। एंड्रस्ट हिकल ने, हिकल है ये, ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विराशिता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथकता का नियम। द बायोजेनेटिक लॉ, वंशानुगतता का नियम। तो अर्नस्ट हिकल के जो है वो किस नियम को प्रतिपादित करते हैं? वह ऑप्शन नंबर डी, वंशानुगत का नियम। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए, जीरो प्लेज ए वाइटल रोल इन द वर्किंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस।
निम्न यंत्रों में से किसकी कार्यप्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ट्रांजिस्टर की, रेडियो, कंप्यूटर की, क्लॉक की या अबेकस की? किसकी जो है वो जीरो जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो है कंप्यूटर की। तो जीरो जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कंप्यूटर में। ठीक है, अब देखो हमारा मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम हमारी मैथ करेंगे। देखो, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5 देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो आपको पता है टेन थीटा आपका क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो साइन थीटा है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हमें पता है ये। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 12 की स्क्वायर, और बेस हमारा क्या है? 5 की स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? 144, और ये हमारा हो जाएगा 25। जो कि आपका बनेगा 4 और 5 9, 4 और 2 6, 169। और 169 किसका रूट होता है? आपका 13 का। तो आपका h इज इक्वल टू आ गया 13। ठीक है, तो अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा 12/13। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12/13। ठीक है, समझ में आया? आपको कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में इसको करना है। अब देखो, आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर निकालने हैं तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ इसको। एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 3 आना चाहिए, और आपका एडिशन या करने पे आपका माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखो x की स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4x। तो 4x की जगह देखो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे 3, और आपका क्या आएगा यहाँ पे? 1, और दोनों किसके आएंगे? माइनस के, क्योंकि -3 को -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और ऐड करोगे तो आप क्या आएगा? यहाँ पे आपका प्लस आएगा। ठीक है, तो अब देखो एक्स की स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 1 - 3। ठीक है, 1 - 3 x प्लस 3। तो अब आप इसको क्या लिख दोगे? एक्स की स्क्वायर, सॉरी ये भी आपका क्या आएगा यहाँ पे? 1 और प्लस। ठीक है, ये 3 क्योंकि ऐड करोगे तभी 4 आएगा, तो एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा? -3x प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया तो x -1, इसमें से कॉमन लिया आपने माइनस का 3, ये आया x -1। तो आपका क्या आ जाएगा इसके फैक्टर्स? x -1 और x -3। तो अब चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x -1 और x -3। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका x प्लस वाई आपको 4 दिया है, और 2x माइनस वाई आपको 2 दिया है। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम ये जो 2x माइनस वाई है इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको कट किया, यहाँ पे आपका क्या है? 2x और प्लस x कितना आ जाएगा? 3x। ये आपका कितना आ गया? 6। 3 2 ज़ा 6। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2। अब इसमें रख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स कितना आ गया? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 इस यहाँ आ जाएगा तो लेस हो जाएगा 2। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और 2। तो ऑप्शन नंबर 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो 9x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x माइनस 2, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3x की स्क्वायर माइनस 2x और -8। ओके, हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखिए 9x की स्क्वायर 2xy प्लस 3x माइनस 9, इसमें से क्या लेस करना है हमें? 3x की स्क्वायर माइनस, अब 2xy नहीं है यहाँ पे, 0 लगा दो, 0xy
-2x और -8, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो 9x में से 3x गए, 6x²। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, तो ये तो हमारा माइनस का 2xy आएगा ही। ये तो माइनस माइनस हमारा क्या, यहाँ पे सॉरी प्लस है ये, तो ये तो प्लस का 2xy आ ही जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, 5x। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 9 में से 1 गया, माइनस का 1। अब ये चेक कर लो आपका आंसर, 6x² प्लस 2xy प्लस 5x माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर एरिया इज 14 सेंटीमीटर देन द एरिया, एक वर्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या आपको दे दी और आपको क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता है आपका πr²। पाई आपका 22/7 और आपकी त्रिज्या है 14 × 14, सो कट कर देंगे, 17 2 ज़ा 14। अब 22 2 ज़ा 44 × 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 4 ज़ा 16, 5 हमारी कैरी, 14 4 ज़ा 56, 56 प्लस 5 61, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एरिया आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब देखो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है, देखो, √a की पावर -1, बी सी की पावर -1, √BC AB की पावर -1 और C की पावर -1, ठीक है। और इसमें दिया है √a की पावर -1, B की पावर -1 और C। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, देखो a, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो a की पावर -1, जब भी कोई पावर माइनस में होती है या प्लस में होती है और अगर हम उसको नीचे लेके जाते हैं डिवाइड में, तो वो क्या हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है। अगर माइनस में है तो, और माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम नीचे a, तो ये इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। ऊपर आपका क्या बच जाएगा, ऊपर आपका b और c भी नीचे चला जाएगा आपका, जो कि प्लस में हो जाएगा। अब हम सेकंड चीज़ हमारी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो a तो आपका प्लस में है ही, अब b नीचे जाके प्लस में हो जाएगा और c भी प्लस में हो जाएगा। अब देखो थर्ड में यहाँ पे लिख रही हूँ, c आपका है और ये दोनों नीचे जाके आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, √ABC, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, √a और a 2 बार है, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और c की स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो, √ABC और √ABC और √ABC लिख सकते हो ना, तो इसको आप कट कर दोगे। अब आपका क्या बन जाएगा, 1/√ABC। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, गोट इट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, अब 27 की पावर n इज इक्वल टू 9/3 की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n 1/n की स्क्वायर। तो आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो 27 की पावर आपकी क्या है, 9। तो देखो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आप लिख सकते हो 3n, ठीक है, 3n लिख सकते हो। अब 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, ठीक है, और इसको आप 3 की पावर n लिख ही सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, 1/n की स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है। तो देखो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3n इज इक्वल टू 3 की पावर 2। अब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -n, यही हो जाएगा। अब देखो तीनों की के बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3n इज इक्वल टू 2 n लिख सकते हैं। अब देखो आप ये n इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा,
n इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2 बचा, ये नीचे आ जाएगा 1/2। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है 1/n की स्क्वायर। तो 1/n की स्क्वायर आ जाएगी आपकी 1/n की स्क्वायर आ जाएगी आपकी 1, और 1/n कितना है आपका 2, और 2 की पावर क्या होती है आपकी 4 हो जाएगी, स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब ये किसके बराबर होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आप इसको लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, ये मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस 2 टेन ए और कोट ए। ठीक है, ये आपका बन जाएगा अंडर रूट टेन ए प्लस कोट ए का, ये कोट है, कोट ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप इसको ओपन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस कोट ए, यही बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेन ए प्लस कोट ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। इफ कोस 25 सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कोस 25 डिग्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। ये आपका क्या लिख सकते हो आप, जब ये आप इसको कोस 25 जो है, कोस को आप लिख सकते हो 1/सेक थीटा, तो अब आप इसको लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आपका थीटा कितना है यहाँ पे, कोस जो कोस कितना है आपका 25, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 90 में से 25 लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इफ 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 देन सेक थीटा इज माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखो 5 साइन 3, तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा 3/5। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा आपका कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और 5 5 ज़ा 25। अब इसको आप एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करोगे तो 16/25। अब 16 किसका होता है आपका 4/5। ठीक है, 16 क्या होता है आपका 4/5, ये आ गया आपका 4/5। अब 4/5 आ गया आपका ये। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो सेक जो है कोसेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखती हूँ मैं, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा की जगह आपका क्या आएगा, सेक थीटा की जगह आपका आएगा 5/4, इसको उल्टा कर देंगे हम, और कोसेक थीटा की जगह आएगा आपका 5/3। अब इसका एलसीएम लोगे 3 4 ज़ा 12, अब 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12,
5 4 जा 20, ये आ जाएगा माइनस का 5/12। आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -5/12। ठीक है, मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे कंप्यूटर के सेक्शन पे। कंप्यूटर माउस इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है? तो कंप्यूटर माउस जो है वो एक आपका इनपुट डिवाइस है, उसको आप छू सकते हो। व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट? प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट? तो प्रिंट देने के लिए आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे। एम एस वर्ड इन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एन इनपुट डिवाइस का। तो एम एस वर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है, वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट्स में। तो डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज करना। कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रान इज एप्रोप्रिएट फॉर। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? बिजनेस में, ग्राफिक में, साइंस में या कमर्शियल में? तो फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है वो साइंस के अंदर जो है वो काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, अब देखो, अब हम हमारा किसका सेक्शन करेंगे? अब हम हमारा इंग्लिश का जो मेन सेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए 26 से 28 जो क्वेश्चन आपके, इन सम ऑफ सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लेटर ए, बी और सी। इफ देयर इज नो एरर देन कॉरस्पॉन्डिंग द लेटर। तो आपको अब एरर बतानी है। द assassin was convicted and ordered to be hung every though the defense lawyer handled the case efficiently। ठीक है, जो कन्विक्ट है एंड ऑर्डर टू बी, उसको क्या दिया है? ऑर्डर, फांसी का। इवन दो द डिफेंस लॉयर जो उसको हैंडल करना है केस को बहुत एफिशिएंटली मतलब हैंडल कर रहा है, फिर भी उसको क्या सजा सुना दी? हैंग की। तो यहाँ पे एन ऑर्डर टू बी हैंग्ड आएगा। क्या आएगा? हंग नहीं आएगा, HANGED, हैंग्ड आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अलार्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टू द पुअर्स नहीं आता, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम पुअर यूज़ करते हैं, पुअर्स कभी भी यूज़ नहीं करते। मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर। मिस्टर प्रताप क्या है? एक अच्छे टीचर हैं। सी इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नेशनल अवार्ड। वह जो है वो नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे आपका शी इज सेलेक्टेड जो है उसके स्थान पे यहाँ पे इज सेलेक्टेड आएगा, यहाँ पे आपका शी नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिशन जो है उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो उसके लिए किसी भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे मिस्टर प्रताप को डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे शी ही की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द रेस्पॉन्स ABCD। आपको अब इसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। नेवर एंटरटेन द फियर ब्रैकेट बीइंग अनसक्सेसफुल। नेवर एंटरटेन द फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। कभी भी जो एंटरटेनमेंट है, नेवर एंटरटेन, कभी भी एंटरटेन मत करो द फियर, डर को, ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल, मतलब अगर अनसक्सेसफुल हासिल होती है तो उसको एंटरटेन मत करो, नेवर एंटरटेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफ। द डिक्लेरेशन कॉल्स, जो डिक्लेरेशन कॉल्स है ब्रैकेट बेरिंग ऑल द वेपन्स फ्रॉम द आउटर स्पेस। तो द डिक्लेरेशन कॉल्स ऑफ फॉर एट इन। तो डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर बेरिंग बाधा करती हैं, ऑल द वेपन्स सभी जो हथियार हैं, फ्रॉम आउटर स्पेस जो आउटर स्पेस से आते हैं। डिवाइड दिस सम अमंग ऑल फ्रेंड्स। जब दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं, कभी भी हम बिटवीन का यूज़ नहीं करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ सेंटेंस आर इटैलिसाइज्ड बीइंग
Below each sentence are given some possible substitution from the italicized part. If one of them is better than the italicized part, indicate your response against the corresponding letter. If none of the substitution improve the sentence, indicate no improvement as your answer. ठीक है, आपको एक पार्ट दिया है जो इटैलिसाइज्ड किया है, जो हाईलाइट किया गया है, उस पार्ट को आपको आंसर में से करेक्ट पार्ट चूज करना है उसका, और वो वहाँ पे लगाना है. इट इज़ ईजियर वॉकिंग देन रन. भागने से चलना आसान है. तो यहाँ पे ईजियर वॉकिंग टू रनिंग, ईजियर टू वॉक देन रनिंग. तो यहाँ पे ईजियर वॉकिंग देन रनिंग. तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ईजियर टू वॉक देन टू रन. चलने से दौड़ना, दौड़ने से चलना बेटर है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. यू कैन नॉट फॉरबिड हिम लिविंग. उसके छोड़ने के बाद तुम भूल नहीं सकती या सकते तो हिज लिविंग, ही लिविंग, हिम टू लीव और नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ आएगा ही कैन नॉट फॉरबिड हिम टू लीव, उसे छोड़ने के बाद. तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए, द डॉग ईट्स इट्स फूड इन ए प्लेट. डॉग जो है वो प्लेट के अंदर फूड खाते हैं. तो ऑफ, फ्रॉम, विद और नो इम्प्रूवमेंट. तो द डॉग्स ईट इट्स फूड फ्रॉम ए प्लेट. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ईच ऑफ फॉलोइंग ईडियम्स हैज 4 रेस्पॉन्स. टिक मार्क द रेस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स. ठीक है, अब आपको ईडियम बताना है, उसका मीनिंग बताना है. अलास द डे. अलास का मतलब होता है कि दुखी भरा दिन. तो ग्लोरियस मतलब चमकीला, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, टू बी ब्रिक्स मतलब रिस्क वाला, मतलब प्रॉब्लम वाला. अनहैप्पी डे, अनहैप्पी डे मतलब नाखुश दिन. तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. टू ब्रेक ऑफ, टू ब्रेक ऑफ मतलब ब्रेक ऑफ करना, तोड़ना. ठीक है, ब्रेक ऑफ होना मतलब बोलते हैं ना ब्रेक ऑफ हो गया, मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया, मतलब कुछ मतलब अचानक से कुछ ऐसा पता चला जिसे मैं ब्रेक ऑफ हो गया. तो द ब्रेक रिलेशन विद, रिलेशन को तोड़ना. टू कट इनटू पीसेस, पीसेस में को तोड़ना. टू डिसअपियर, गायब होना. टू अपीयर सडनली मतलब कुछ सडनली जो है वो अपीयर होना. तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए, ब्रूशअप. ब्रूशअप करना मतलब कवरअप करना, ब्रूशअप करना किसी चीज़ को नया बनाना. तो टू रिन्यू, उस चीज़ को क्या करना, रिन्यू करना. ब्रूशअप करना, फिर से उस चीज़ को स्टार्टिंग से करना. टू रिमूव द सोप, टू वॉश विद सोप, टू डिस्ट्रॉय. अब देखिए 38 to 40, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द रेस्पॉन्स ABCD दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग. अब आपको इसका मतलब सब्सटीट्यूट ही बताना है, नियरेस्ट बताना है. ठीक है, देखो, एस्टोनिस्ट का मतलब होता है आपका गायब होना. ठीक है, एस्टोनिस्ट का मतलब होता है गायब होना. तो एंग्री, गुस्सा. प्लीजेंट, प्लीज्ड मतलब प्लीज्ड करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज्ड मतलब अच्छा ही हो गया. हैप्पी, खुश. अमेज्ड का मतलब भी आपके क्या होता है, गायब. तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायब. एस्टोनिस्ट का मतलब गायब, तो अमेज्ड का मतलब भी गायब होता है. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, कोई चीज़ को विश्वास नहीं की जा सकती. वर्थलेस, जिसका कोई वर्थ नहीं है, जो बिना वर्थ किए. विद नो क्रेडिट, कोई किसी चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं है उसको करके भी. अनबिलीवेबल, अविश्वास. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर. नॉट डिजायरेबल, इच्छा के योग्य नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा. अब देखिए, रीइंस्टेट. रीइंस्टेट का मतलब होता है बहाल करना, किसी को निकालना, बहाल करना. ठीक है, बहाल करना. कंडेमन मतलब निंदा करना, क्या करना, निंदा करना. टू, निंदा करना. टू स्टेट मतलब राज्य तक. टू पुट बैक फिर से नियुक्त करना. अब आपको बहाल करना, सॉरी, बहाल करना मतलब
किसी को निकाल देते हैं ना तो उसको वापस से लेना। तो इसका आंसर होगा टू पुट बैक, कि मतलब फिर से अपॉइंट करना। टू डिस्चार्ज मतलब उसको छुट्टी देना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, री इंस्टेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम रेस्पॉन्सेज ABCD दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड। अब आपको ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो रीजनेबल का मतलब होता है उचित, रीजनेबल का मतलब होता है उचित, ठीक है। और इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, वैलिड, फेक और इलॉजिकल। तो उचित पर्याप्त मतलब कोई चीज़ उचित, फॉल्स मतलब गलत, वैलिड मतलब कि वैलिड है, योग्य है, फेक मतलब कि गलत है, इलॉजिकल इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उचित, और कोई इसका लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्लिप सेड, स्लिप सेड का मतलब है लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। तो उसको क्या बोलते हैं उल्टा, स्लिप सेड का मतलब हो गया लापरवाह, और जो केयर करता है तो केयरफुल मतलब सावधान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनटाइडी मतलब गंदा, केयर फ्री मतलब जो केयर नहीं करता, निश्चित, और सोलवेंसी मतलब फूहड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अल्टीमेट, कोई चीज होती है अल्टीमेट, आखिरी, अल्टीमेट मतलब आखिरी, मतलब अल्टीमेटम दे देते हैं ना, डिलेड मतलब लेट, कंटिन्यूस मतलब लगातार, इमीडिएट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तुरंत। कोई चीज आखिरी और तुरंत मतलब स्टार्टिंग की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होपफुल मतलब आशा। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब आपको इसमें से इसका सब्सटीट्यूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। समथिंग विच इज नॉट थ्रो और प्रोफाउंड, कि समथिंग कुछ, विच इज नॉट थ्रू और प्रोफाउंड, जिसको क्या मतलब, समथिंग विच इज नॉट थ्रो और प्रोफाउंड, बताइए इसका क्या होगा, सुपरफिशियल, सुपर स्टिशियस, या सुपर फ्लूइस, या सुपर नेचुरल, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर 44 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपरफिशियल, जिसका मतलब होता है छिछोरा, सतही, मतलब जो विच इज़ नॉट थ्रू, जो मतलब सतह पे नहीं होता है, मतलब जो नहीं, नॉट थ्रू और प्रोफाउंड जिसको फाइंड नहीं किया जा सकता, तो मतलब वो क्या होता है, एकदम तल में होता है प्रोफाउंड। तो सुपरफिशियल मतलब सतही। तो सुपर स्टिशंस, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा रूढ़िवादी, सुपर फ्लोइस का मतलब अतिरिक्त, और सुपर नेचुरल अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 45, इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन, मतलब इन डिफरेंस प्लेजर और पेन मतलब पेन की इनडिफरेंस, उसमें भिन्नता। तो डोसिलिटी, स्टोइज्म, पेशेंस, या रेटिसेंस। तो आपका इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 45 का वो होगा आपका स्टोइसिज्म, मतलब सहनशीलता। इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन, मतलब जिसको पेन को आप क्या कर सकते हो, इन डिफरेंस प्लेजर मतलब उसको बहुत सुहाने वाला, उसको आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो उसको बोलते हो आप सहनशीलता, स्टोइसिज्म, सहनशीलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक, डॉसिलिटी का मतलब होता है अज्ञान परायणता, पेशेंस आपको पता ही धैर्य, और रेटिसेंस मतलब चुप्पी, ठीक है। अब देखिए, एक स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स स्टार, एक छोटा सा ग्रुप जिसका नाम जो है वो स्टार्स का फिक्स किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी, क्लस्टर, या कंस्टेलेशन, या कॉन्ग्रीगेशन, बताइए क्या बोलते हैं। तो एक स्मॉल छोटा जो है वो तारों का समूह, उस ग्रुप का के नाम को आप क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मतलब तारों का समूह, गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा, क्लस्टर मतलब गुच्छा, झुंड, और कॉन्ग्रीगेशन मतलब एकत्रीकरण, ठीक है। अब देखो हमारे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन दैट
फॉलो। तो अब हम देखते हैं, पहले हम हमारा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, डू नॉट स्टडी टू मच टू लॉन्ग एट वंस, मतलब स्टडी जो है वो एक साथ बहुत ज़्यादा मत करो लंबे समय तक। सो लॉन्ग एज द माइंड वर्क विद ईज, कि सो लॉन्ग मतलब लंबे समय तक जो है वो हमारा दिमाग जो है वो काम करता है विद ईज, मतलब वो इजी वे में काम नहीं करता है। सो लॉन्ग एज द माइंड वर्क्स विद एज, जो यदि रिलैक्स के साथ हमारा माइंड लंबे समय तक काम करता है तो इट में बी अलाउड टू कंटिन्यू वर्किंग, मतलब हमारा अगर माइंड उस चीज़ को सपोर्ट करता है, इजी वे में करता है, तो जो है इट में बी अलाउड, वो उसको अनुमति दे सकता है टू कंटिन्यू लगातार काम करने की। बट लेकिन इफ़ वी फाइंड इट, यदि हमने पाया, इट मूव स्लोली, यदि जो हमारा दिमाग है वो स्लोली धीरे धीरे काम कर रहा है, एन एक्स्ट्रा ट्रबल इज नीडेड टू कीप द अटेंशन फिक्स, जो एक्स्ट्रा ट्रबल है, एक्स्ट्रा जो परेशानी है, जो बर्डन है, इज नीडेड आवश्यक है, टू कीप द अटेंशन फिक्स, जो एक्स्ट्रा ट्रबल है उसके कारण जो हमारा माइंड है वो मतलब उस अटेंशन को फिक्स करना जो है वो ज़रूरी है, इसलिए जो है वो क्या करना, मतलब धीरे धीरे काम करना। इट इज़ फॉर बेटर टू ब्रेक ऑफ, इसीलिए मतलब फार बेटर, बहुत मतलब अच्छा है, टू ब्रेक ऑफ मतलब ब्रेक लेना, एंड फेक ए वॉक, मतलब ब्रेक लेना, एंड फेक ए, चाहे आपका मन नहीं करे फेक वॉक करना, चलना, एंड झूठ ही आप चलो, हैव सम अदर रिक्रिएशन, या कुछ आप अदर कुछ और भी एक्टिविटी कर सकते हो, देन टू गो ऑन प्लॉडिंग अंटिल वन फॉल्स होली होली एग्जॉस्टेड, मतलब देन टू गो, आप मतलब चले जाओ ऑन प्लोडिंग अंटिल वन हु फॉल्स होली एग्जॉस्ट, मतलब आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट थक जाओ, तो मतलब उस प्लोडिंग पे जाने से पहले मतलब आप क्या करो, आप चाहे फेक चाल चलो, आप चलो, आप कोई अदर एक्टिविटी करो, आपको वो ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप उस पलंग पे जाए, मतलब प्लॉडिंग पे उस पे जाए तो आपका दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए, आप पूरी तरह से थक जाए। टू कंटिन्यू टू फोर्स द माइंड टू टू कंटिन्यू टू फोर्स द माइंड टू वर्क इज लाइकली टू लीड टू injurious result and may ends in a nervous breakdown from which recovery is slow and troublesome. To continue to force, हम काम करने के लिए हमारे दिमाग को कंटिन्यू फोर्स करते हैं, इज लाइकली टू लीड टू इंजीरियस रिजल्ट, उसके हमें क्या मिलते हैं, बहुत खतरनाक जो है वो रिजल्ट मिलते हैं उसके। मे एंड शायद जो है वो अंत में जो है नर्वस ब्रेकडाउन, हमारी जो नस है वो मतलब क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है, जो हमारा मतलब मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा हम दिमाग पे लूँ हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रॉम विच जिससे रिकवरी जो है बहुत धीरे होती है, और ट्रबल जो है परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब स्टडी के लिए बताया है, तो द राइटर सजेस्ट दैट मेन कॉज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन का मेन कारण क्या है, ए लाइफ ऑफ एनएक्सिटी एंड वरी, की जिंदगी जो है वो चिंताओं में, परेशानियों में काटना, टू मच वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा काम के कारण, हमें प्रेशर के कारण हमारा जो नर्वस जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। एक्सेसिव मेंटल वर्क लीडिंग टू एग्जॉशन, ए स्टेरियस लाइफ, नो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ए मैन फॉल्स दैट ही इज एग्जॉस्टेड, कि एक मैन जो है वो गिर जाता है, दैट ही इज एग्जॉस्टेड, कि वह मतलब थक कर चूर कर मतलब वो सो जाता है, गिर जाता है, व्हेन कब, ही फाइंड्स हिज माइंड इज वर्किंग स्लोली, जब उसका दिमाग धीरे काम करना स्टार्ट करता है, ही हैज़ हेडेक, जब उसको हेडेक होता है, हिज थॉट, उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो क्लाउडेड हो जाती है, ही फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट, जब उसको कॉन्सेंट्रेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। टू अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज, जो पैसेज की जो मेन जो टोन है वो क्या है, मैन शुड वर्क विद इन लिमिट, काम जो आदमी है वो लिमिट्स में काम करे, मैन इज़ डेलिकेट एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, डेलिकेट करे और उसको हैंडल जो वो केयरफुली करना चाहिए, एंड इंजरी टू द माइंड इज़ मोर डिफ़िकल्ट, जो दिमाग की जो द इंजरी जो चोट है टू द माइंड इज़ मोर डिफ़िकल्ट, उस वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है, टू क्योर देन इंजरी टू एनी अदर, मतलब बॉडी के किसी और पार्ट में यदि हमें चोट लगती है उससे ज़्यादा माइंड की चोट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। माइंड कंट्रोल्स द एंटायर
फिजिकल सिस्टम एंड शुड बी केप्ट इन परफेक्ट स्टेट। जो माइंड का कंट्रोल है वो एंटायर हमारे पूरे जो फिजिकल सिस्टम है उसको फिजिकल सिस्टम एंड शुड बी केप्ट इन परफेक्ट, और वो पूरे परफेक्ट स्टेट में रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माइंड जो है उसको कंट्रोल करना और उसके लिमिट के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम उसको रेस्ट देना। अब देखियो क्वेश्चन नंबर 50 आपका लास्ट क्वेश्चन। वाइल मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन करी, डू नॉट स्टडी टू मच टू लॉन्ग, स्टडी जो है वो ज़्यादा मत करो। द ऑथर सजेस्ट, ऑथर क्या सजेस्ट करता है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि बहुत ज़्यादा जो है वो हर एक चीज़ के लिए खराब होता है। माइंड इज़ डेलिकेट, डेलिकेट होता है एंड इट शुड नॉट बी टैक्स टू मच, वो ज़्यादा टैक्स नहीं करना चाहिए उससे। डूइंग मेंटल वर्क बियॉन्ड सर्टेन लिमिट में कोज सीरियस इंजरी टू द मेन, कि मेंटल वर्क जो है बियॉन्ड सर्टेन हमारी लिमिट से ज़्यादा यदि करते हैं तो उसका कारण हमारी जो आदमी है उसकी सीरियस चोट भी हो सकती है। इंजरी मतलब सबसे ज़्यादा घातक होती है मेंटल की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीडिंग कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स इज टीरिंग। नो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम नई टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। आज की टेस्ट सीरीज़ हमारी फिनिश होती है।